ओके बेटा, हम लोग पहुंचे मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में। ये हमारे चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियोज। सम्स वाले पेजेस में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था। ये क्वेश्चन 3 है हमारा। इसमें कहां तक मैंने बता दिया था, इसमें पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया था। ये क्वेश्चन है, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सॉल्व हो गया था हमारा। एवरेज स्टॉक, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन डेज, यहां तक हो गया था। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो से लेकर हमारा बाकी है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट सेल्स। तो मैं आप लोगों को एक एक अमाउंट ऊपर से ढूंढ के यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि कॉस्ट कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, नेट सेल कितना है। ऊपर को बार बार ऊपर नीचे होगी स्क्रीन, ध्यान देना। कॉक्स, कॉक्स था हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये कॉक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉक्स दिया हुआ है ये वाला 7.5 लाख रुपए। कॉक्स 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है, एक सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 125। तो 125 और 125 हुआ 2,50,000, ये 2,50,000 दिया हुआ है। तो कॉक्स 7.5 लाख क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब उसके अंदर ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस ये दो ही दिए हुए। तो 7,50,000 कॉक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 है। याद करते जाओ, याद करते जाओ। 7,50,000 कॉक्स है, 2,50,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और नेट सेल्स, नेट सेल्स में ये कैश सेल और क्रेडिट सेल, इन लोगों ने कैश सेल भूल से आउटर कॉलम में लिखा है 6 लाख, ये कैश सेल इनर कॉलम में आएगा 6 लाख। तो 6 लाख और 9 लाख टोटल हुआ 15 लाख। ये 15 लाख हुआ हमारा नेट सेल्स। एक्चुअली ये 15 लाख रुपीस जो है ये टोटल सेल्स है। इसके अंदर कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों आ गए, लेकिन इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो जीरो। सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो जीरो। तो नेट सेल्स आएगा 15 लाख माइनस जीरो, 15 लाख ही आएगा। ये नेट सेल हमारा 15 लाख। तो कॉग्स है 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,50,000, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 होगा अपॉन नेट सेल्स है 15 लाख। तो 7,50,000 प्लस 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15 लाख। तो ये मैं सॉल्व करूंगा सम्स वाले पेज में जाके। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉग्स, कॉग्स था हमारा 7,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये था हमारा 2,50,000, फिर ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स था हमारा 15 लाख, ठीक है। तो 7,50,000 प्लस 2,50,000, 7,50,000 प्लस 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 15 लाख। अब इसको देखते हैं कितना आंसर आता है। 7,50,000 प्लस 2,50,000 ये होता है 10 लाख। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 15 लाख, ये होता है 66.67। और जो भी ऑपरेटिंग रेशियो का आंसर आता है उसमें पीछे परसेंटेज लगाते हैं, तो 66.67%, ये हमारा ऑपरेटिंग रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जितने भी रेशियोज हैं उनके लिए मेरे को एक प्रॉफिट का स्पेसिमेन, जिसमें प्रॉफिट नंबर 1, प्रॉफिट नंबर 2, प्रॉफिट नंबर 3 में लिखता हूँ, वो पूरा स्पेसिमेन मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ही मैं आगे के रेशियो समझा पाऊंगा। एक वर्किंग नोट आप बोल सकते हो मेरे को बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नोट आगे चल के बहुत सारे रेशियोज में काम आएगा, ये वाला वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट में मैं प्रॉफिट का स्पेसिमेन बनाऊंगा, ठीक है। मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर दूंगा और जो मेरा थियरी वाले पेजेस में फॉर्मेट बनाया हुआ है, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट बनाया हुआ है, वो यहाँ पे कॉपी कर दूंगा और फिर अमाउंट्स में धीरे धीरे चेंज करूंगा। 1 मिनट। हाँ बेटा, तो मैंने ये स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट बना दिया। ऊपर से थियरी वाले पेजेस में मैंने कॉपी किया सारा स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट। मैं इसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बोलता हूँ, वर्टिकल फॉर्मेट। सबसे पहले आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम लोग PBIT बोलते हैं। इसमें से 3 चीजें माइनस होती है, ITD। इसमें से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 3 चीजें माइनस होती है, ITD। I फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जो भी सारे इंटरेस्ट होते हैं वो I फॉर इंटरेस्ट। फिर आता है प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, PAIBT। ठीक है, इसके बाद हम लोग T माइनस करते हैं, T फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद हम लोग माइनस करते हैं D फॉर प्रेफरेंशियल डिविडेंड। ये होता है 1 ईयर कंपलसरी, मतलब 1 साल का प्रेफरेंशियल डिविडेंड कंपलसरी हमको माइनस करना ही, 1 साल का ही, चाहे आउटस्टैंडिंग कितने भी साल का हो। आउटस्टैंडिंग नहीं चाहिए, आउटस्टैंडिंग हो या आउटस्टैंडिंग नहीं हो, हमको कंपलसरी प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 साल का माइनस करना ही। इसके बाद है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसी को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और एक्चुअली मैंने प्रॉफिट्स को नंबर्स भी दिए, मैं पहले वाले प्रॉफिट को मैं 1 नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को। इसके बाद जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसको मैं A नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। इसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसको मैं 2nd नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। और जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इसको मैं 3rd नंबर प्रॉफिट बोलता हूँ। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है हमेशा के लिए, सेम फॉर्मेट। अब क्वेश्चन में जाते हैं और ये सारा फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं, आगे चल के बहुत काम आएगा। देखो क्वेश्चन में कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ से देख के बता दूं। देखो सबसे पहले ये जो 5 लाख रुपीज प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 5 लाख रुपीज जो प्रॉफिट है, इन्होंने लिखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन ये 5 लाख रुपीज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अब इंटरेस्ट की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे दी हुई नहीं है, बट ये जो 5 लाख रुपीज प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, क्योंकि इंटरेस्ट दिया हुआ भी नहीं। बिफोर मतलब क्या, अकाउंटेंसी में बिफोर मतलब बिफोर डिडक्टिंग, माइनस करने से पहले। और आफ्टर मतलब क्या, आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस करने के बाद। तो ये जो 5 लाख रुपीज है, इसमें तो इंटरेस्ट माइनस किया हुआ नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट है ही नहीं। 5 लाख रुपीज, तो ये 5 लाख रुपीज मैं लिखूंगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में। 5 लाख रुपीज यहाँ पे 1 नंबर प्रॉफिट 5 लाख, ये हुआ हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद इंटरेस्ट के जो एक्सपेंस हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वो यहाँ पे P&L में तो नहीं दिए मैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बैंक लोन, ये दिया हुआ है 10 लाख, लेकिन इसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ, 5%, 10%, 8%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो अगर परसेंटेज दिया हुआ होता है इस बैंक लोन का, तो मैं उसका इंटरेस्ट जरूर निकालता और P&L अप्रोप्रिएशन में मैं इसको जरूर लिखता, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ। अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का परसेंटेज नहीं दिया हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। तो मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उसमें मैं 0 लिख दूंगा। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इसमें मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, ये डैश मतलब 0। तो 5 लाख माइनस 0, ऑब्वियसली 5 लाख माइनस 0, बाकी बचेगा 5 लाख, बाकी बचा 5 लाख, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको टैक्सेस दिया हुआ है, टैक्स की अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में 2,50,000, ये रहा, लेस टैक्सेस मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ये 2,50,000 दिया हुआ है। तो मैं टैक्सेस या प्रोविजन फॉर टैक्स 2,50,000 में लिख देता हूँ। क्वेश्चन में डायरेक्टली 2,50,000 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली 2,50,000 निकालेंगे। ठीक है, अब 5 लाख में दे 2,50,000 माइनस कर देंगे, 5 लाख में दे 2,50,000 माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली बाकी आएगा 2,50,000, राइट है। अब ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। इसके बाद हम प्रेफरेंशियल डिविडेंड माइनस करेंगे, 1 ईयर कंपलसरी, चाहे कितना भी आउटस्टैंडिंग हो नहीं हो, हमको 1 साल का प्रेफरेंशियल डिविडेंड कंपलसरी माइनस करना है। अब प्रेफरेंशियल कैपिटल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको प्रेफरेंशियल कैपिटल क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल, और इसकी अमाउंट दी हुई है 20 लाख। अब इस 20 लाख पे 10% होगा 2 लाख, तो 2 लाख हमारा प्रेफरेंशियल कैपिटल, सॉरी 20 लाख पे 10% 2 लाख, ये हमारा प्रेफरेंशियल डिविडेंड। प्रेफरेंशियल डिविडेंड 1 ईयर कंपलसरी, तो 20 लाख का 10% होता है 2 लाख, ये 2 लाख मैं माइनस कर दूंगा, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। ऑब्वियसली 250 में से 2 लाख माइनस कर देंगे, 2,50,000 में दे, ये जो 2,50,000 था प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, उसे दे 2 लाख माइनस कर दिया, तो बाकी 50,000 आ जाएगा।
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओके, यहां तक मैंने बता दिया। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000 आएगा, ये हमारा थर्ड नंबर प्रॉफिट है। अभी ये स्टेटमेंट हमको बार बार काम आएगी, बहुत सारी जगहों पे काम आएगी, ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट तक हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो तक मैंने आपको बता दिया। फिर फोर्थ नंबर है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत लेंथी जाने वाला है, ये बार बार ऊपर नीचे होगा स्क्रीन। फोर्थ नंबर है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो आप लोगों को पहले ऑब्वियसली पहले करंट एसेट्स बैलेंस शीट में ढूंढने पड़ेंगे कितने हैं, करंट लायबिलिटीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी कितनी है, फिर दोनों का टोटल यहाँ पे लिख के डिवाइड करना पड़ेगा। और जो भी करंट रेशियो का आंसर आता है उसमें हम लोग पीछे क्या लगाते हैं, रेशियो 1। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें पीछे रेशियो 1 लगाते हैं। तो करंट एसेट्स आपको बैलेंस शीट में ढूंढने पड़ेंगे, टोटल करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे लिखना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देख रहे हो ये सारे करंट एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट साइड पे नीचे नीचे। उसमें इन्वेंट्री, ये भी करंट एसेट होता है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये भी तब करंट एसेट्स होता है। तो करंट एसेट्स में हमको यहाँ पे 4 अमाउंट दी हुई है, 1,75,000, 3,50,000, 50,000 और 2,25,000। अगर आप इन चारों का टोटल करोगे 175, 350, 50 और 225, तो आपका टोटल आएगा 8 लाख। मतलब आपका करंट एसेट्स हुआ 8 लाख। इन चारों का टोटल होगा 8 लाख। देखो जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, 175 और 225 ये 4 लाख हुआ, 350 और 50 4 लाख हुआ, तो 4 लाख और 4 लाख 8 लाख रुपए हुआ। अब करंट लायबिलिटीज में यहाँ पे आपको ये करंट लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। ट्रेड पेएबल मतलब उसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आता है। अदर करंट लायबिलिटीज उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है। तो ये हुआ 1,45,000, 150 और 5। इन सबको प्लस करोगे तो आपका टोटल आएगा 3 लाख। देखो 1 लाख और 150, 1 लाख और 150 250 हुआ, 45 और 5 50 हुआ, तो 250 और 50 3 लाख। तो करंट लायबिलिटीज का टोटल आएगा आपका 3 लाख और करंट एसेट्स का टोटल आएगा 8 लाख। हो गया 8 लाख अपॉन 3 लाख। अब कोई और कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, सीधा 8 लाख और 3 लाख। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख। अब आप 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 8 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो आंसर आया 2.67। तो आपको पीछे रेशियो 1 लगाना। आपका आंसर आया 2.67, तो आपको 2.67 के पीछे क्या लगाना है, रेशियो 1। तो 2.67 रेशियो 1, ये आपका आंसर करंट रेशियो। डन। अब करंट रेशियो के बाद इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है, करंट रेशियो के बाद क्वेश्चन में पूछा है लिक्विड रेशियो। ये हमारे थियरी वाले पेजेस में थोड़ा डाउट था हमको कि लिक्विड रेशियो में डिनोमिनेटर में क्या आता है, तो मैं बता देता हूँ लिक्विड रेशियो का आंसर सारा। थियरी वाले पेजेस में ये डाउट हो रहा था कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला लिखा था इन लोगों ने। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ये 5th नंबर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब टेक्स्ट बुक वालों ने ऊपर लिक्विड एसेट्स लिखा है और नीचे करंट लायबिलिटीज लिखा है। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला लिखा है। मतलब कहीं कहीं पे कहते हैं ओल्ड बुक में लिखा हुआ है, पुरानी बुक में ऐसा लिखा हुआ है लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। अपॉन में डिनोमिनेटर में कहीं कहीं पे पुरानी बुक में लिक्विड लायबिलिटीज लिखा हुआ है, लेकिन न्यू बुक में अपॉन में करंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है। आप लोग अपॉन में करंट लायबिलिटीज ही लिखना। इन शॉर्ट जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो एकदम सही है। थियरी वाले पेजेस में भी मैंने यही लिखा है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज तो वही रहने वाला है जो यहाँ पे था 3 लाख, तो यहाँ पे भी अपॉन में 3 लाख ही आएगा, यहाँ पे भी अपॉन में 3 लाख ही आएगा।
बाकी बचा लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक या ऑल करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू ऑल करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक। तो हमारे करंट एसेट्स थे ये वाले 8 लाख रुपए, हमारे करंट एसेट्स थे ये 8 लाख रुपए। इस 8 लाख रुपए में जितनी भी स्टॉक की अमाउंट है वो हटा दो तो लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। तो हम ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे, ये क्वेश्चन में गए, ये सारे हमारे करंट एसेट्स थे 1,75,000, 3,50,000, 50,000, 2,50,000, मतलब इनका टोटल था 8 लाख। ये हमारे करंट एसेट्स थे। इस 8 लाख रुपए में ये जो स्टॉक है 1,75,000 उसको माइनस कर दो। तो अगर आप 8 लाख रुपए में से 1,75,000 माइनस कर दोगे तो बाकी आएगा 6,25,000। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन तीनों को प्लस कर दो, तो 350 और 50 और 225, 350 और 50 और 225 तो भी 6,25,000 ही आएगा। या जो चारों का टोटल है 8 लाख उसमें ये 175 को माइनस कर दो तो भी आंसर 625 आएगा। मतलब मेरे को चाहिए सारे करंट एसेट्स स्टॉक को छोड़ के बाकी सारे करंट एसेट्स, तो वो होता है लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स का टोटल हुआ 6,25,000। तो अब मैं सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूला को। तो सारे करंट एसेट्स का टोटल है 8 लाख, उसमें से मैं 1,75,000 माइनस कर दूंगा और अपॉन में 3 लाख सेम ही आएगा। तो ऑल करंट एसेट्स है 8 लाख, उसमें स्टॉक 1,75,000 माइनस कर दो और अपॉन में करंट लायबिलिटीज 3 लाख। अब 8 लाख माइनस 175 ये होता है 625, 6,25,000, 6,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। अब मेरा आंसर क्या आएगा, तो 6,25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 2.083, अप्रोक्सीमेटली 2.08। तो मैं लिखूंगा 2.08 रेशियो 1, ये मेरा लिक्विड रेशियो का आंसर। तो लिक्विड रेशियो का आंसर होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। डन, 5th पॉइंट हो गया। अब 5th पॉइंट हो जाने के बाद नेक्स्ट 6th नंबर क्या पूछा है, 6th नंबर पूछा है डेटर्स रेशियो। 6th वाला पूछा है डेटर्स रेशियो। इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं डेटर्स रेशियो का। सिक्स्थ नंबर इन लोगों ने पूछा है डेटर्स रेशियो। तो डेटर्स रेशियो मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। डेटर्स रेशियो आप बोल सकते हो या आप ऐसे बोल सकते हो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, अब डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला, तो डेटर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स। ये फॉर्मूला होता है डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अपॉन नेट क्रेडिट सेल। तो अब मेरे को बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, डेटर्स देखने, डेटर्स कितना है, बिल रिसीवेबल कितना है, ये सारी अमाउंट क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये मत देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ वो मत देखो, हमको कौन से फॉर्मूला में कौन सी वैल्यू चाहिए वो देखो। कोई वैल्यू 5-6 बार यूज होगी और कोई वैल्यू कोई अमाउंट कभी भी यूज नहीं होगी। आप अपने फॉर्मूला पे फोकस करो कि हमारे फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए। जैसे भी मेरे को डेटर्स और बिल रिसीवेबल चाहिए तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, ये क्वेश्चन हमारा, अब ये डेटर्स और बिल रिसीवेबल है, ये डेटर्स लिखा हुआ है 3,50,000 और बिल रिसीवेबल 50,000। नंबर्स याद करो, 3,50,000 और 50,000 डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये दिया हुआ है यहाँ पे 360, क्वेश्चन में दिया हुआ है 360। तो 3.5 लाख और 50,000 डेटर्स और बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन ईयर 360 अपॉन नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल जो है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये वाला 9 लाख। एक्चुअली ये नेट क्रेडिट सेल नहीं है, ये क्रेडिट सेल है 9 लाख। इसमें से सेल्स रिटर्न पहले माइनस करते हैं, तो अगर सेल्स रिटर्न दिया हुआ हो तो माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हो तो सेल्स रिटर्न 0 होगा। तो 9 लाख माइनस 0, तो नेट क्रेडिट सेल 9 लाख ही आएगा। अब नंबर्स याद करो,
नंबर्स याद करो, ये 3.5 लाख, ये 50,000 डेटर्स ऑफ बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय 360 और डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल 9 लाख। नंबर्स याद करना, 3.5 लाख और 50,000 ये डेटर्स, 3.5 लाख और 50,000 बिल रिसीवेबल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360 अपॉन नेट क्रेडिट सेल। नेट क्रेडिट सेल था हमारा 9 लाख, ठीक है। तो ऊपर आएगा ऑब्वियसली, ऊपर आएगा 4 लाख, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 360, यहाँ पे ऊपर आएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 और नेट क्रेडिट सेल 9 लाख। तो हमारा डेटर्स रेशियो आ जाएगा, तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो ये आएगा 160 डेज। डेटर्स रेशियो का जो भी आंसर आता है उसमें पीछे डेज लगाता है, 160 डेज, बस इतना ही पूछा हुआ है। इसके बाद अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है ऑब्वियसली डेटर्स रेशियो के बाद क्रेडिटर्स रेशियो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये वाला क्रेडिटर्स रेशियो 7 नंबर। तो क्रेडिटर्स रेशियो सॉल्व करते हैं। मैं तो फॉर्मूला पूरा कॉपी पेस्ट करूंगा, आपके पास एग्जाम में लैपटॉप अलाउड तो नहीं होगा। ये डेटर्स रेशियो के बाद क्रेडिटर्स रेशियो 7 नंबर। ये हमारा 7th पॉइंट क्रेडिटर्स रेशियो। अब क्रेडिटर्स रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल multiply by number of days in a year upon net credit purchase, upon net credit purchase। तो creditors plus bills payable multiply by number of days in a year upon net credit purchase, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन में दे सर्च करेंगे कि ये वैल्यूज क्वेश्चन में कहां दी हुई है, ये वैल्यूज क्वेश्चन में कहां दी हुई है, एक एक करके सर्च करते हैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल कितना है, क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल कितना दिया हुआ है। नंबर्स याद करते जाना। ये रहा क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दिया हुआ है 1,45,000, ये मैं लिख देता हूं पहले, और नंबर ऑफ डेज 360। 1,45,000 और नंबर ऑफ डेज 360, ठीक है। इतना पहले लिखता हूं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 1,45,000 फिर 360, यहां पे मैं लिखूंगा 1 लाख प्लस 45,000 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। अब मेरे को चाहिए अपॉन में नेट क्रेडिट परचेज। मेरे हिसाब से नेट क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। नेट क्रेडिट परचेज, ये क्वेश्चन में हमको जो ट्रेडिंग पीएनएल क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें नेट क्रेडिट परचेज कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। मेरे को क्रेडिटर्स रेशियो में अपॉन में नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। अब नेट क्रेडिट परचेज दिया हुआ ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जो कॉक्स दिया हुआ है 7.5 लाख, ये कॉक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सुनना ध्यान से, थोड़ा टिपिकल है। ये कॉक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कॉक्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है नीचे बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। तो कॉक्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसमें से हमारा नेट क्रेडिट परचेज आएगा। तो कॉक्स दिया हुआ है 7.5 लाख। अब मैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली। कॉक्स दिया हुआ है 7.5 लाख, ये क्रेडिटर्स रेशियो है, इसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, उसमें हमको कॉक्स का फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस
क्लोथिंग स्टॉक, ये कॉक्स का फॉर्मूला होता है। कॉक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,50,000, 7,50,000 कॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ये तो मैं धीरे धीरे वैल्यूज बताते जाता हूँ आपको, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ था, ये बैलेंस शीट के नीचे यहाँ पे besides the details mentioned above the opening stock was 3,25,000 और क्लोथिंग स्टॉक, ये बैलेंस शीट के अंदर जो भी स्टॉक होगा वो क्लोथिंग स्टॉक ही होगा। तो ओपनिंग स्टॉक है 3,25,000, क्लोथिंग स्टॉक है 175, ओपनिंग है 325, क्लोथिंग है 175, याद रखना 325 175। ओपनिंग स्टॉक है 3,25,000 और क्लोथिंग स्टॉक है 1,75,000, ये ओपनिंग और क्लोथिंग दिया हुआ है। अब प्लस परचेज, परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, परचेज हमको फाइंड आउट करना है, प्लस परचेज एक्सपेंसेस, परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो हम परचेज एक्सपेंसेस को अज्यूम करेंगे 0, परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो हम परचेज एक्सपेंसेस को अज्यूम करेंगे 0। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक 7.5 लाख इक्वल टू सॉरी कॉग्स इक्वल टू 7.5 लाख इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 3,25,000 प्लस परचेज हमको फाइंड आउट करना है, परचेज एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ है तो 0 माइनस क्लोथिंग स्टॉक 175। तो 7.5 लाख रुपए में से LHS में 7.5 लाख रुपए में से 3,25,000 सामने की तरफ माइनस हो जाएगा और 1,75,000 सामने की तरफ LHS में प्लस हो जाएगा। तो 7,50,000 माइनस 325 प्लस 175, मतलब ये जो 325 है ये LHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये जो 175 है ये LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 लाख। ये हमारा 6 लाख रुपीस क्या आ गया बेटा, ये 6 लाख रुपीस हमारा परचेज की अमाउंट आ गई 6 लाख रुपीस, ठीक है 6 लाख, ये 6 लाख हमारे परचेज की अमाउंट आ गई। तो मैं लिख देता हूँ परचेज इक्वल टू 6 लाख। अभी भी ये परचेज है, नेट क्रेडिट परचेज नहीं है, अभी भी ये सिर्फ परचेज है, नेट क्रेडिट परचेज अलग बात होती है। लेकिन हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे क्योंकि कैश परचेज क्रेडिट परचेज अलग अलग से सब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो परचेज है यही हमारा नेट क्रेडिट परचेज है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे ऑल द परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट परचेज। तो हियर वी शुड अज्यूम दैट परचेज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज। वैसे नेट क्रेडिट परचेज अलग बात होती है, मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया आपको, पर इस क्वेश्चन में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो परचेज है वही नेट क्रेडिट परचेज है 6 लाख रुपीस। ये 6 लाख रुपीस हमारे यहाँ पे क्रेडिटर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख, ठीक है। अब ऊपर आएगा 1 लाख और 45,000 दोनों को प्लस करके 145 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 6 लाख। तो 145 मल्टीप्लाई बाय 360 मतलब 1,45,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ये होता है 87 डेज। पॉइंट में देखें, पॉइंट में आ रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली 87 आ रहा है तो अच्छी बात है, एग्जैक्टली 87 आ रहा है। और ये जो डेटस का था ये एग्जैक्टली 160 डेज ही आ रहा है, ठीक है। पॉइंट में भी आए तो चलेगा, नंबर ऑफ डेज पॉइंट में हो सकता है, आप उसको अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो भी चलेगा, पॉइंट में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो डेटस रेशियो और क्रेडिटर्स रेशियो हो गया। आगे इसके बाद हमारा क्वेश्चन में 7 नंबर पॉइंट तक हो गया। 8th वाला है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो थोड़ा सा हार्ड है, ये भी बहुत लेंदी है मुझे पता है, लेकिन एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। मेरे को समझाने में देर लग रही है, एग्जाम में आपको देर नहीं लगेगी, ठीक है। एक बार फॉर्मूला अच्छी तरह से सीख लो। प्रोप्राइटरी रेशियो, ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू ओनर्स फंड बोलते हैं इसको, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, ओनर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या शेयर होल्डर्स फंड, एक ही बात है। ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड या प्रोप्राइटर्स फंड, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स।
अब ये सब मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगा। ओनर्स फंड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स। अब मैं क्या करूंगा, इस 8th नंबर को थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसके पहले वर्किंग नोट सॉल्व करूंगा सारे, इस फॉर्मूला के पहले सारे वर्किंग नोट सॉल्व कर देता हूँ कि जो जैसे सबसे पहले इन्होंने बोला ओनर्स फंड, तो ओनर्स फंड कैसे आएगा, ओनर्स फंड कैसे आता है। ओनर्स फंड का फॉर्मूला वैसे तो थियरी वाले पेजेस में दिखाया मैंने, पर फिर से बता देता हूँ। ओनर्स फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus minus fictitious assets। ये हो गया आपका ओनर्स फंड का फॉर्मूला, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, अब बीच में थोड़ी सी लाइंस इंसर्ट करते हैं। अब ओनर्स फंड का फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। बैलेंस शीट में होगा ये सब कुछ, क्वेश्चन में ये सब कुछ बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। अब इक्विटी शेयर कैपिटल है ये वाला 20 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 11 लाख। ये हो गया 20 20 और 11 कितना हो गया 51 लाख। अब माइनस फिक्टिशियस एसेट्स जो है ना बेटा, ये एसेट साइड पे यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1 लाख। ये 1 लाख फिक्टिशियस एसेट होता है, मतलब यू कैन से नॉट रिटर्न ऑफ लॉसेस, नॉट रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में लिखते हैं 1 लाख। तो हमारा जो इक्विटी शेयर कैपिटल था 20 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 11 लाख, 20 20 11 ये तीनों प्लस होंगे, उसमें से ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक ही फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है एसेट साइड पे, तो 20 20 11 माइनस 1 ये हमारा ओनर्स फंड होगा। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 20 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है 11 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट्स में एक ही नाम दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 1 लाख। अब 20 और 20 40 और 11 51 माइनस 1 50 लाख, ये हमारा ओनर्स फंड आ गया। ऑब्वियसली 50 लाख रुपीस, सब जगह रुपीस लगाना। इसके बाद हमको चाहिए टोटल रियल एसेट्स, थोड़ी लाइंस और इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टोटल रियल एसेट्स। नाउ व्हाट इज टोटल रियल एसेट्स? टोटल रियल एसेट्स इक्वल टू ऑल द एसेट्स except fictitious assets, all the assets except fictitious assets, मतलब एसेट साइड की सारी अमाउंट्स फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के। ठीक है, अब वापस बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना बेटा, हर एक स्टेप में क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा, क्वेश्चन की अमाउंट्स देखनी पड़ेंगी। तो फिक्टिशियस एसेट्स सॉरी रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स इक्वल टू ऑल द एसेट्स। अब ऑल द एसेट्स तो ये एसेट साइड का टोटल है 64 लाख, यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स और एसेट साइड का टोटल है 64 लाख। ये है ऑल द एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स में एक ही है 1 लाख प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो एसेट साइड पे 64 लाख जो है वो 64 लाख में से ये वाला 1 लाख माइनस कर देंगे, तो 64 माइनस 1 63 लाख। तो टोटल रियल एसेट्स इक्वल टू ऑल द एसेट्स, ऑल द एसेट्स है 64 लाख माइनस फिक्टिशियस एसेट्स में एक ही है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो 64 लाख माइनस 1 लाख, तो बाकी बचा 63 लाख। ठीक है, अब ओनर्स फंड भी आ गया, ये वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा। ओनर्स फंड भी आ गया 50 लाख, टोटल रियल एसेट्स भी आ गया 63 लाख, तो ऊपर आएगा हमारा ओनर्स फंड। ओनर्स फंड था हमारा 50 लाख, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन टोटल रियल एसेट्स, टोटल रियल एसेट्स था हमारा 63 लाख। ठीक है, तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 63 लाख, तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर आ जाएगा 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 63 लाख, ये आएगा 79.3658 79.36508%। तो 2 डेसिमल तक लिखते हैं इसको, 2 डेसिमल तक 79.37 हो जाएगा।
79.37%। ये प्रोप्राइटरी रेशियो आ गया। ठीक है, आई गेस मैं यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर एंड कर दूं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो लेक्चर। बाकी 9 और 10 दो ही पॉइंट्स हैं, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, पार्ट्स करके करते हैं। ठीक है, पहले वीडियो लेक्चर में 2 पॉइंट बताई, अभी 3 से लेकर 8 तक बताया, 9 और 10 का एक और वीडियो बना। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बन जाएगा। ये मेरा नाम और नंबर है। ठीक है, कभी भी आपको कुछ भी सीखना हो फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूँ।